Hello friends, how are you all? In the last class, I was telling you about PBR 322 cloning vectors, okay? And I was telling you that PBR 322 gene cloning vector is used to transfer foreign gene और target DNA into the host cells, okay? और जब ये host cells के अंदर पहुंच जाता है target DNA, तब by the help of this gene cloning vector दिस टारगेट डीएनए इज ऑल्सो रेप्लिकेटेड। समझ रहे हैं आप इस चीज को, क्योंकि बताया था आपको मैंने कि जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं दे कंसिस्ट 3 स्पेशल काइंड ऑफ फीचर्स। फर्स्ट, दे कंसिस्ट ओरिसाइट, सेकंड दे कंसिस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं PBR 322 की, ये पढ़ चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन अभी जान लें थोड़ा, क्योंकि आज हमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो पढ़ना है सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। ठीक है, बताया था आपको मैंने कि PBR 322 कंसिस्ट 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। कौन से मतलब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स and tetracycline resistant genes. Okay, these both antibiotic resistant genes acts as a selectable marker. ठीक है, और selectable markers होना जरूरी है क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर, क्योंकि by the help of selectable markers genetic engineers easily differentiate non-recombinant DNA from recombinant DNA. ठीक है, ये selectable markers का रोल है किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। ठीक है, इसी की हेल्प से हम बेटा अलग कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को, किससे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स वो होती हैं, वो हो सेल्स होती हैं ट्रांसफॉर्मेंट बेटा जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और जिनके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है वो कहलाती है बेटा आपकी, वो भी ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना तो प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, वो कहलाएंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, आज हमें इसी की स्टडी करनी है कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, जो कौन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, और तीसरा जो मेन फीचर होता है क्लोनिंग वेक्टर्स का बेटा वो होता है क्लोनिंग साइट्स। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वार फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंड थर्ड, बामेस फर्स्ट, साल फर्स्ट। ठीक है, पीवीयू सेकंड, पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट। ठीक है, दीज ऑल आर रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, बताया था आपको मैंने कि जो PBR 322 होता है इट हैज 40 रेस्ट्रिक्शन साइट, बट इन आवर एनसीईआरटी बुक ठीक है ओनली 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर गिवन। समझ रहे हैं, तो हमें उसी की स्टडी करनी। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है बेटा आप उसके ऊपर आ जाइए। ठीक है, वो है रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, अब आप इनके बारे में जानेंगे कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स हैं उनका क्या रोल है। ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनका फंक्शन क्या है रेजिस्टेंट जीन्स का। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जब नाम ही अपन ने क्या बोला है रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टेंट होंगे अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब यानी कि सिंपल सा वो है। अब आप देख रहे हैं इसको कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, क्योंकि बताया था ना कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, प्लाज्मिड डीएनए होते हैं। एंड प्लाज्मिड डीएनए इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो हमने बाहर निकाला है बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो है प्लाज्मिड डीएनए इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, बताया था आपको मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब बनेगा जब फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, जब वेक्टर डीएनए के साथ क्या लाइगेट होगा, फॉरेन डीएनए जिसे हमें ट्रांसफर करना है इनटू दी होस्ट सेल्स। ठीक है, तो तब बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अब ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो एक जनरल सी बात है, जैसे इस कल्चर मीडियम के अंदर हम अगर ग्रो करना चाहें इस प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है, और इस कल्चर मीडियम के अंदर, इस कल्चर मीडियम में दोनों तरह की एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट हैं। एक तो एम्पिसिलिन है और दूसरा टेट्रा, दूसरी हल्का यहां लिख देते हैं, साफ लिखेगा, एम्पिसिलिन और दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो जो ये बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट विल ग्रो इन बोथ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंस। ठीक है,
अगर इस कल्चर मीडियम में दोनों एंटीबायोटिक्स हैं तो इजीली ग्रो हो जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों ही रेजिस्टेंट जीन्स हैं। समझना आप इस चीज को, तो वो दोनों के अंदर ग्रो कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी एक में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, किसी एक एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में, तो भी ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास उस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है। कौन सा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ठीक है, तो भी इजीली ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। समझना आप इस चीज को, ठीक है। तो बस हमें यही अब रोल जानना है सेलेक्टेबल मार्कर्स का, कि व्हाट द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो एक तरफ आप ध्यान देंगे इस PBr 322 क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसी के बेस पे मुझे आपको समझाना है, ठीक है। अब क्या है कि जितने भी बेटा बायोटेक के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं दे अकर्स इन अ कल्चर मीडियम, ठीक है। तो यहां पर समझिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं कि कल्चर मीडियम है, ठीक है। इस कल्चर मीडियम के अंदर प्लाज्मिड डीएनए डाल दिया बेटा। क्या डाल दिया है? प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। क्योंकि यही प्लाज्मिड डीएनए है जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, जो जीन क्लोनिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर डाल दिए, साथ में अब बाहर से ऐड करवा दिए बेटा आरई यहां इंडिकेट कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपको पता है इस चीज का कि जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है, इट कट्स वेक्टर डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट आफ्टर रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक साइट, ठीक है। तो जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां में डाल दिए इस कल्चर मीडियम में, और इसी कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है बेटा? प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखें कि कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो तो कट कर देंगे, ठीक है। और वो कुछ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कट नहीं कर पाएंगे। किसको कट नहीं कर पाएंगे? प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बच गया, ठीक है। और इनको क्या कर दिया बेटा? कट कर दिया, ठीक है। ये कट कर दिया प्लाज्मिड डीएनए को, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप को देखें, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेप के अंदर जो ये कट प्लाज्मिड जो डीएनए थे और कुछ क्या है मीडियम के अंदर बेटा, वो प्लाज्मिड डीएनए जो कट नहीं हो पाए थे, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि जब ये कट नहीं हो पाएंगे तो इनके साथ फॉरेन डीएनए किस तरह अटैच होगा? लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहां हमने बाहर साइड करवा दिया फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये आप नाम देंगे फॉरेन डीएनए, ठीक है। और एक एंजाइम और ऐड करवाया है, नाम है उसका डीएनए लाइगेज, जो हेल्प करता है फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ लिंक होने में, ठीक है। और जब फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में देखें आप, ठीक है। ये थर्ड स्टेप थी। अब फोर्थ स्टेप में देखें, फोर्थ स्टेप के अंदर कि ये बन जाएंगे बेटा, कुछ तो ऐसे ही पड़े हो जो कट ही नहीं हुए थे, ठीक है। ये बन जाएंगे, ये बन गया अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे इसको अपन? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्योंकि वही रहा कि कुछ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल्स वो लिंक हो गए साथ, किसके लिंक हो गए? वेक्टर डीएनए के, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कैसे ये फॉरेन डीएनए लिंक हुआ है साथ वेक्टर डीएनए के, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने किस तरह कट किया वेक्टर डीएनए को, ठीक है। आपको पता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अब BAM-X फर्स्ट का, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि क्लोनिंग वेक्टर पर स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दे रिकॉग्नाइज
स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस फॉर कटिंग, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन बेसेस जो यहाँ पर होंगे ना इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि डीएनए डबल बॉन्ड डीएनए बेटा, और डीएनए के स्ट्रैंड्स पर नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बेसेस इनवाइट करेंगे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम्स को कि भाई आइए और कट कीजिए, ठीक है। अब जैसे बामैक्स फर्स्ट का एग्जांपल है, ठीक है, तो बामैक्स फर्स्ट के लिए जो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस कौन से होने चाहिए बेटा, और उसके लिए होनी चाहिए, यहां देख लीजिए GGATCC, कॉम्प्लीमेंट्री CCTAGG, और जो बाम एक्स फर्स्ट है वो कट करता है जी और जी के बीच में से, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि जब बाम एक्स फर्स्ट ने कट किया वेक्टर डीएनए को, ठीक है, तो साथ में क्या है कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है वहां से, ठीक है। और सिंपली वी कैन से दैट दिस वेक्टर डीएनए लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, व्हेन बामैक्स फर्स्ट कट वेक्टर डीएनए देन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स लॉसेस, ठीक है, वो वहां से हट जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या जुड़ जाएगा, अब फॉरेन डीएनए क्या जुड़ गया आपका, ये फॉरेन डीएनए आकर जुड़ चुका है, ठीक है। अभी क्या बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए कि जैसे ये वेक्टर डीएनए इसको बी से शो कर दिया मैंने, ठीक है, इसको बता रहा हूं मैं इसकी बात, ठीक है। इस वेक्टर डीएनए पे वहां पर कौन से नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होंगे, GGATCC, CCTAGG, ओके। अब जो बामैक्स फर्स्ट है वो कट करता है जी और जी के बीच में से, ठीक है, और जब कट कर दिया तो ये जो रीजन है बेटा ये पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर डीएनए के रीजन से, ठीक है। और इसी के साथ जो ये जीन्स थे, जीन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, ठीक है, ये वो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का सेट था जो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बना रहा है। क्या नाम था जीन का, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। जब कट हुआ, जब बामैक्स फर्स्ट ने इसको कट किया वेक्टर डीएनए को, तो साथ में जो ये जीन था बेटा वो भी क्या हो गया, वहां से हट गया, समझना आप इस चीज को, ठीक है। जब कट हो गया तो आप देख लीजिए ये सारे नाइट्रोजन बेसेस यहां से हट जाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया है स्टिकी एंड्स, ठीक है। कहां बन गया स्टिकी एंड्स बेटा, ये वेक्टर डीएनए के अंदर, ठीक है। अब बताया था मैंने आपको यहाँ कि फॉरेन डीएनए आ रहा है भाई, ठीक है, फॉरेन डीएनए किस लिए आ रहा है, लाइगेशन के लिए आ रहा है, वो लाइगेट होगा साथ किसके, वेक्टर डीएनए के, बाय द हेल्प ऑफ ए मॉलिक्यूलर ग्लू जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज, जो हेल्प करेगा फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ने में, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फॉरेन डीएनए के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि जो फॉरेन डीएनए हमने आइसोलेट किया है किसी भी सेल से, ठीक है, तो उस फॉरेन डीएनए का भी जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होगा बेटा वो भी सेम ही होगा, क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो जो बाम एस फर्स्ट है इट विल नॉट कट दिस डीएनए मॉलिक्यूल्स इनटू दी फ्रेगमेंट्स, और जब बाम एस फर्स्ट इसको कट नहीं करेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंड नहीं बनेंगे, और जब रेस्ट्रिक्शन एंड नहीं स्टिकी एंड्स, सॉरी, जब स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे फॉरेन डीएनए पर तो फिर वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए आपस में लाइगेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये पूरा एक वैसे मैटर था, ये मैंने आपको सिंपल तरीके समझा दिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि जब ये बाम एस फर्स्ट यहां से कट करेगा तो ये वाले रीजन, ये नाइट्रोजन बेसेस ये डिलीट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसको अपन यहां से डिलीट कर देते हैं। अब इसके पास क्या बच गया बेटा, ये क्या बन गए, स्टिकी एंड्स, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, लाइगेट होंगे, किस एंजाइम की हेल्प से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये सी है तो फॉरेन डीएनए के पास क्या है, जी है, यहाँ टी है तो उसके पास क्या है, फॉरेन डीएनए के पास ए है, यहाँ ए है तो यहाँ टी है, यहाँ जी है तो यहाँ सी है, ठीक है। और क्या बच जाएगा अब, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब हमें जो जानना था, जो हमारा टॉपिक था वो ये था, रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पर समझे, ठीक है। अब फॉरेन डीएनए कैसे बनता है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपको ये जानना है फॉरेन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है।
फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए के लाइगेशन से, ठीक है। अब 3 कंडीशन है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट सेल। अब ये होस्ट सेल्स है, इक्वलाई बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। जो नॉर्मल इक्वलाई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये होस्ट लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। जो नॉर्मल इक्वलाई होस्ट सेल्स होती है बेटा, इट डज नॉट कंसिस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब इस होस्ट सेल्स को मैं ग्रो करवाना चाहूं, ये न्यूक्लियोइड है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब इस होस्ट सेल्स को मैं ग्रो करना चाहूं उस मीडियम के अंदर दैट कंटेंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, तो मुझे बताइए इट विल ग्रो और नॉट? इट विल नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि इसके पास, इस नॉर्मल इकोलाई के पास रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है। किससे लड़ने के लिए? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो अब बात है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स किस तरह बनेगी, ये वाली होस्ट सेल्स, ठीक है। नॉर्मल सा गेम है कि जब इस होस्ट सेल्स के अंदर क्या एंटर हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देन दीज सेल्स विल बी नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और आपको पता है इस चीज का कि अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इट कंसिस्ट ओनली वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। और किसके लिए? एम्पिसिलिन के लिए, ठीक है। क्योंकि इस वाले केस को समझे आप कि जब बायोमैक्स फर्स्ट ने यहां कट किया था वेक्टर डीएनए को, ठीक है, तो साथ में क्या लॉस हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। और जब यहां से टेट्रासाइक्लिन बच गया तो सिर्फ क्या बचेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। तो उसके पास कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप इस इक्वलाइज सेल्स को, इस होस्ट सेल्स को उस मीडियम में ग्रो करवाना चाहते हैं दैट कंटेंड टेट्रासाइक्लिन, तो मुझे आप बताइए इट विल ग्रो और नॉट? इट विल नॉट ग्रो, ठीक है, वो ग्रो नहीं होगा। क्यों ग्रो नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या परसेंट नहीं है बेटा? इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला जीन नहीं है, ठीक है, जो इसको रेजिस्टेंट बनाएगा। किसके अगेंस्ट? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, ठीक है। तो इट विल नॉट ग्रो, ठीक है। अब इससे हम पता लगा लेंगे कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल बन चुकी है, ठीक है। इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है क्योंकि आपने बायोमैक्स फर्स्ट यूज किया था, ठीक है। और साइंटिस्ट जानते हैं कि जो बायोमैक्स फर्स्ट है, ठीक है, वो जहां से कट करेगा पीपीआर 322 को, तो वहां से क्या लॉस हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप इसी को? तो अब वो पहचान गए कि भाई इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है, ठीक है। हाँ, अगर इस होस्ट सेल्स को ग्रो करवाएंगे किसके अंदर? उस मीडियम में दैट कंटेंट एम्पिसिलिन, तो इट विल इजीली ग्रो, वो इजीली ग्रो करेगा। वो जो सेल्स है, होस्ट सेल्स, ठीक है, जैसे ये होस्ट सेल्स डाल दिया अपने इसके अंदर, ये होस्ट सेल्स है, ठीक है। ये होस्ट सेल्स इजीली ग्रो करेंगी, ठीक है, क्योंकि इन होस्ट सेल्स के अंदर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है दैट कंसिस्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, तो वो इजीली ग्रो कर लेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, ठीक है। एक तो केस ये है, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल ग्रो इन बोथ टाइप्स ऑफ मीडियम दैट कंटेंट बोथ टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्योंकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, उसके अंदर दोनों ही तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे अगर गलती से, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन में तो क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट कहलाती है। क्या कहलाएगी? ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये कंडीशन भी ट्रांसफॉर्मेंट थी क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफर सिर्फ क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन अगर गलती से प्लाज्मिड डीएनए, सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए विदाउट फॉरेन डीएनए, अगर प्लाज्मिड डीएनए भी एंटर हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी चेक करने के लिए क्या है साहब? ये होस्ट सेल्स है, ठीक है। इस होस्ट सेल्स के अंदर क्या हुआ कि सीधा प्लाज्मिड डीएनए आ गया, ठीक है, कहलाएगी ये भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, क्योंकि इसके अंदर तो बाहर से वो चीज आई है ना, प्लाज्मिड डीएनए। और मैं आपसे कहा था कि प्लाज्मिड डीएनए इजीली एंटर हो जाता है बेटा होस्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, थ्रू दी पोर्स। लेकिन अलग अलग मेथड्स हैं,
ठीक है, ट्रांसफर होने के हीट शॉक मेथड है कि पहले तो होस्ट सेल्स और रिकॉम्बिनेंट मीडियम कहाँ रखते हैं, आइस लो टेम्परेचर पे, फिर इनको उठा के कहाँ रख देंगे, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, फिर वापस उठा के कहाँ रख देंगे, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं ना हीट शॉक मेथड, तो फिर क्या होगा, इजीली जो सेल मेम्ब्रेन होती है होस्ट सेल्स की, इट क्रिएट्स मैनी पोर्स एंड थ्रू दीज पोर्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए इजीली एंटर इनटू दी होस्ट सेल्स, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो प्लाज्मिक डीएनए भी एंटर हुआ है वो किसके थ्रू है, वो पोर्स के थ्रू है, ठीक है। लेकिन इस प्लाज्मिक डीएनए के पास फॉरेन डीएनए नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये किस कैटेगरी में काउंट होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब अगर आप इसको ग्रो कराना चाहते हैं उस मीडियम के अंदर जिसमें टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन भी है, तो ये ग्रो होगा या नहीं होगा, इट विल ग्रो, क्योंकि इस प्लाज्मिक डीएनए के पास भी दोनों तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। अगर आप एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इस होस्ट सेल्स को ग्रो करवाना चाहते हैं, ठीक है, इस होस्ट सेल्स को, ठीक है, तो ये होस्ट सेल्स इजीली ग्रो हो जाएगी एम्पिसिलिन वाले मीडियम के अंदर भी, ठीक है। और अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, तो भी इजीली ग्रो हो जाएगी क्योंकि दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है। लेकिन ये सेकंड कंडीशन है ट्रांसफॉर्मेंट वाले केस में, ठीक है, इसमें आया है प्लाज्मिक डीएनए विदाउट फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या होती है जी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब इसका नाम ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेंट, ना तो उसके अंदर सिंपल प्लाज्मिक डीएनए आया जिसको नॉन रिकॉम्बिनेंट में काउंट किया अपन ने, और ना ही उसके अंदर क्या आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, ठीक है। ये खाली पड़ी हुई है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, ठीक है। अब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, इकोलाइज सेल्स, ठीक है, इट डज नॉट कंसिस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगर आप इसको आप ग्रो करवाएंगे उस मीडियम के अंदर दैट कंटेन्ड एम्पिसिलिन, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है, तो ये ग्रो करेगी नहीं करेगी, इट विल नॉट ग्रो, ये मर जाएगी बेचारी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको ग्रो कराएंगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, तो भी ये क्या होगी, मर जाएगी, समझ रहे हैं आप इस चीज को, क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है, ठीक है। तो अब मेन जो टॉपिक था अपना उस पर दोबारा आ जाइए, रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन थे, मार्कर इंडिकेट कर रहे हैं कि हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और यहाँ डिफरेंशिएट किसको किया अपन ने, नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट भी आपको दो बताई थी, अभी आपको सिर्फ एक के बारे में जानना है कि वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरे भी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स इसलिए बताइए अपन ने कि उसके अंदर सिर्फ ट्रांसफर क्या हुआ था, प्लाज्मिक डीएनए विदाउट फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो अब देखो उसको भी हम पहचान सकते हैं, उनके अंदर भी दोनों के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल को कट किया था जो जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था कि बायोमेट्स फर्स्ट ने वेक्टर डीएनए को कट किया था, और जब वेक्टर डीएनए को कट किया था बायोमेट्स फर्स्ट ने, तो क्या गायब हुआ था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। तो अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इट विल ग्रो ओनली इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है। लेकिन जो दूसरी ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स है, ठीक है, विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विदाउट फॉरेन डीएनए, ठीक है, वो दोनों के अंदर ग्रो कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई कटिंग हुई नहीं है, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट उसको किया नहीं है वेक्टर डीएनए को। उस वेक्टर डीएनए के पास बेचारे दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। अब चाहे उसको किसी मीडियम में ग्रो करवा लें, ठीक है। लेकिन जो तीसरा केस था ना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, बेचारी वो अधूरी रह गई, अधूरी कहानी कि उसके अंदर कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाया, ठीक है, ना तो प्लाज्मिक डीएनए आया और ना ही उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया, ठीक है। तो वो तो क्या मर जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल होस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मल इक्वलाइज सेल्स, उसके पास नहीं है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स लड़ने के लिए, किस लड़ने के लिए, एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मेथड था बेटा सेलेक्टेबल मार्कर्स का, कि हम सेलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में, ठीक है, समझ रहे हैं।
और इससे पहले मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर वैसा ग्रो करना चाहते हैं इन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या बताया था आपको मैंने कि अगर आपने इसमें कट नहीं लगाया है बामेट्स फर्स्ट का, ये सिंपल क्लोनिंग वेक्टर है, सिंपल प्लाज्मिक डीएनए है, तो ये दोनों मीडियम में ग्रो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों ही क्या थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे। समझ रहे हैं आप इसी को? लेकिन जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और जो भी रेजिस्टेंट जीन्स गायब हो जाएगा, जैसा ये सपोज करो पीवीयू फर्स्ट ने काटा है इस एरिया को, ठीक है, तो जैसे पीवीयू फर्स्ट कट करेगा, पीवीयू फर्स्ट या पीएसटी फर्स्ट, तो कौन सा रेजिस्टेंट जीन्स गायब हो जाएगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। तो तब अगर आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ग्रो कराना चाहेंगे किस मीडियम के अंदर, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, तो इट विल नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ किसमें ग्रो हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सा यहाँ पर रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट ब्लू व्हाइट मेथड। ये तो पूरा वो और मेथड था कि इसके अंदर हमको 2 एंटीबायोटिक्स मीडियम चाहिएंगे पता लगाने के लिए कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जहां ट्रांसफॉर्मेंट है वहां ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, और जहां नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वहां ये कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर वो कुछ है भी तो उसके अंदर सिर्फ प्लाज्मिक डीएनए आया, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसका कुछ भी नहीं आया है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको लेकिन हमने पता कैसे किया है, डिफरेंशिएट कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम से, ठीक है। लेकिन जो ब्लू व्हाइट मेथड है, ब्लू व्हाइट मेथड में हम डिफरेंशिएट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अगर ब्लू कलर आता है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, और अगर व्हाइट कलर आता है तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके, समझे आप इस चीज को? ठीक है, और ये सिंपल मेथड है, इसको नॉर्मली आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।